साधना अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पति रामकिशन अपने पुश्तैनी खेतों में फल और सब्जियां उगाया करते थे। वो बाजार में उन्हें बेचकर अपने परिवार का खर्चा चलाया करते थे। सर्दियों का मौसम था और साधना के पूरे खेत में केवल सफेद रुई नुमा गोभी ही गोभी नजर आ रही थी। उसका पूरा खेत गोभी से भरा पड़ा था। गोभी भी सिर्फ एक प्रकार की नहीं, उन दोनों पति पत्नी ने मिलकर 3 से 4 प्रकार की गोभियों को उगाया था। शाम को रामकिशन ब्रोकली, फूल गोभी और बंद गोभी को बाजार में बेचने जाया करता था। काफी बिक्री के बाद भी उसके खेतों में गोभियों की फसल अंधाधुंध हो चुकी थी। एक शाम साधना और रामकिशन, लक्ष्मी की माँ, आज की रात खाने में तुमने क्या बनाया है? मुझे जोर से भूख लगी है, जरा मेरा खाना लगा दो। मैंने गोभी के पराठे बनाए हैं और गोभी की सब्जी बनाई है, साथ में गोभी के पकोड़े भी है। रोज रोज गोभी खाकर मैं थक चुका हूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये गोभी। ना जाने इस बार इतनी ज्यादा गोभी की फसल कैसे हो गई। अगर मैं इन गोभियों को खत्म नहीं करूंगी तो इनमें कीड़े लग जाएंगे, इसलिए मुझे गोभी की चीजों को ही बनाना पड़ रहा है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? माँ, आपको पता है मेरे दोस्त स्कूल में सिर्फ गोभी की सब्जियां देखकर मुझे गोभी गोभी कहकर चिढ़ाने लगे हैं। बस करो अब आप गोभी पर एक्सपेरिमेंट करना। गोभी खा खा कर हम सभी पक चुके हैं। माँ, कल सुबह मटर पनीर बनाकर देना। जो बनाकर दे रही हूँ उसे खा लो, नहीं तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। हम इतने अमीर नहीं हैं कि रोज मटर पनीर खा पाए। जब गोभी हमारे नसीब में है तो वो ही मिलेगी ना। मैं तो खुद बाजार में गोभियां बेच बेच कर थक चुका हूँ। हमें कोई और तरकीब निकालनी होगी इन गोभियों से छुटकारा पाने के लिए। अगर ये सभी गोभियां बर्बाद हो गईं तो हमें बड़ा घाटा होगा। वे तीनों सच में डूब जाते हैं और आखिर में साधना बोली, क्यों ना मैं बाजार में गोभी के पराठे बनाकर बेचना शुरू करूं, क्योंकि जो सब्जियां आप बेचते हो उससे तो केवल घर का खर्चा ही चल पाता है, लेकिन लक्ष्मी की पढ़ाई के लिए और उसके शादी विवाह के लिए भी तो हमें पैसे जोड़ने होंगे। मेरे ख्याल से ये सही रहेगा। हाँ साधना, तुम ठीक कह रही हो। मुझे तुम्हारी समझदारी की सलाह अच्छी लगी। इससे हमें डबल मुनाफा होगा और हमें भविष्य में कोई तकलीफ ना हो उसके लिए एक अच्छा बंदोबस्त भी हो जाएगा। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। हाँ माँ, आपके हाथ के गोभी के पराठे तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। लोगों को आपके हाथ से बने गोभी के पराठे बहुत ही पसंद आएंगे। तो ठीक है, मैं कल से ही इस काम को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करूंगी। अब क्या था, अगली सुबह साधना उठते ही बस लकड़ियों को इकट्ठा कर लेती है और रामकिशन से कहती है, आप इन लकड़ियों से एक काम चलाऊ ठेला बना दीजिए जिस पर मैं चूल्हा और बाकी मिर्च मसाले के डब्बे रख सकूं। मैं एक तिरपाल लेकर आती हूँ जिससे आप इस ठेले की छत बना देना। लगता है तुमने गोभी के पराठे बेचने का मन बना ही लिया है। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने एक अच्छी नई शुरुआत तो होगी। साधना के कहने पर रामकिशन ने कुछ ही घंटों में एक शानदार सा ठेला बना दिया, जिसे देखकर साधना बहुत खुश हुई। शाम को वह अपने ठेले के साथ बाजार में अपने पति के साथ खड़ी हुई। रामकिशन ठेले के बगल में गोभियां बेच रहा था और बीच बीच में साधना की मदद करने के लिए भी ठेले पर आ जा रहा था। बाजार में कोई नई पराठे बेचने वाली आई। इस खबर को फैलने में ज्यादा देर नहीं लगी और कुछ ग्राहक उसके गोभी के पराठे खाने आए। उन्होंने साधना से कहा, अरे बहन जी, जरा एक पराठा मुझे भी देना मक्खन मार के। अरे बहन जी, मुझे गोभी के पराठे के साथ साथ गोभी के पकौड़े और रायता भी देना। मुझे गोभी बड़ी पसंद है। मेरी नजर में तो आलू की जगह गोभी को ही सब्जियों का राजा होना चाहिए। ठीक है भाई साहब, आप बस 2 मिनट का इंतजार कीजिए, मैं अभी पराठे सेक कर आपको दे देती हूँ। साधना ने फटाफट गोभी के पराठे सेक दिए और उनमें मक्खन लगाकर उन्हें चटनी के साथ परोस दिया। वो दोनों कस्टमर गोभी के पराठे खाकर मानो मंत्र मुक्त हो गए। अपने अपने पराठे खत्म करके वो दोनों और पराठों के ऑर्डर्स दिए जा रहे थे। बहन जी, एक और गोभी का पराठा। बहन जी, मुझे भी एक और। ये लीजिए, और आप भी लीजिए। बाजार में बाकी लोग भी जो खरीदारी करने आए हुए थे, उन दोनों ग्राहकों को फटाफट प्लेट चट करते हुए देखकर दंग रह गए। उन्हें देखकर साधना के ठेले पर और भी ग्राहक इकट्ठा हो गए और उन्होंने भी साधना को ऑर्डर्स देना शुरू कर दिया। एक महिला साधना से बोली, अरे बहन जी, आप केवल गोभी के पराठे बनाती हो क्या? मुझे तो आलू के पराठे ही सबसे बेहतरीन लगते हैं, लेकिन ग्राहकों की भीड़ देखकर मैं आपके गोभी के पराठों को चक्कर देखना चाहती हूँ। जरा मेरे लिए भी एक गोभी पराठा प्लेट तैयार करना।
अरे बहन, अगर एक बार ये गोभी का पराठा खा लिया तो आप आलू के पराठे का स्वाद हमेशा के लिए भूल जाएंगे। हम तो बड़े चाव से खा रहे हैं, आप भी खाकर देखिए। क्या ऐसी बात है? आप लोगों ने तो मेरे मन की उत्सुकता को बढ़ा दिया है। बहन जी, आप मेरी प्लेट जल्दी तैयार कर दीजिए, मुझसे अब सब्र नहीं होता। बस 1 मिनट बहन जी, ग्राहक ज्यादा होने की वजह से मैं अकेले नहीं संभाल पा रही हूँ। साधना की ये बात सुनकर रामकिशन भी उसकी मदद करने के लिए उसके साथ खड़ा हो जाता है। वो उस महिला को गोभी पराठा सेक कर चटनी के साथ दे देती है, जिसे खाकर वो महिला आनंदित होकर बोली, अरे वाह वाह, क्या खूब, क्या कमाल की चीज है। सचमुच मजा आ गया इन गोभी के पराठों का स्वाद चखकर। इतने स्वादिष्ट पराठे, वाह। बहन जी, आप पहले कहाँ थी? आपने तो मेरा भ्रम ही तोड़ दिया। ये तो आलू के पराठे से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। आप मेरे लिए 5 पराठे पैक कर देना। उस महिला की बात सुनकर साधना को बहुत खुशी मिलती है और अपनी पहले दिन की कमाई को ही देखकर साधना के मन में पैसों को कमाने की कला आ गई थी। वो अब किसी भी हालत में अपना ठेला चलाना चाहती थी, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करने लगी थी। दिन प्रतिदिन उसके ग्राहक और भी बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से रामकिशन ने गोभियां बेचना बंद कर दिया और साधना के साथ ही गोभी पराठा बेचने लगा। गोभी पराठा बनाते बनाते अब उन्हें 1 महीना हो चुका था और उनका आधा खेत सफा चट हो चुका था। एक शाम रामकिशन साधना से बोला, अभी तो हमारा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक चिंता सताई जा रही है। आपको कौन सी चिंता परेशान कर रही है? आप मुझे बताओ। अभी तो सर्दियां चल रही हैं, इसीलिए गोभी का सीजन है, लेकिन जब गर्मी आएगी तो गोभी का सीजन भी चला जाएगा और तब भी लोग गोभी के पराठों की मांग करेंगे, तो हम क्या करेंगे? आप भी ना, जो कल आया ही नहीं, आप उसकी चिंता कर रहे हो और उसकी वजह से आज को हानि पहुंचा रहे हो। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि भविष्य की चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वर्तमान में भविष्य के बारे में सोचेंगे तो वर्तमान का कार्य कब करेंगे? ये बात तो तुमने पते की है। मैं भी खामाखा चिंता कर रहा हूँ। जब गर्मियां आने में अभी 4-5 महीने का समय है, जब मौसम बदलेगा तब उसकी चिंता करना ठीक है। अभी तुमने मुझे बिल्कुल टेंशन फ्री कर दिया है। मैं यूं ही नहीं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी चिंता दूर करना मेरा काम है। अगली सुबह रामकिशन और साधना रोजाना की तरह गोभियों को खेत से तोड़कर लाते हैं और उन्हें अच्छे से धोकर उसका कीमा तैयार करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और 4 महीने बाद गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा था। ऐसे में रामकिशन और साधना की गोभियों की सारी फसल खत्म हो चुकी थी। अब सवाल ये था कि साधना अपने गोभी पराठों का कारोबार कैसे चलाएगी। साधना ने गोभी की जगह कुछ और सब्जियां मिलाकर पराठे बनाना शुरू कर दिया। पराठों के स्वाद में बदलाव देखकर ग्राहकों ने कहा, अरे बहन जी, आज आपके पराठे का स्वाद कुछ अलग है। आपने आज गोभी की जगह किसी और चीज के पराठे तो नहीं बना दिए? अरे भाई साहब, अब आप ही देख रहे हैं कि गोभी का सीजन अब धीरे धीरे जा रहा है, इसलिए अब उन गोभियों में वो स्वाद नहीं आएगा जो सीजन की गोभियों में आता है। एकदम सटीक बात बोली है बहन जी ने। सीजन आने के बाद कोई भी फल फूल सब्जियां अपने सीजन के आने का इंतजार करती हैं, और अगर उन्हें दूसरे सीजन में जबरदस्ती उगाया जाए तो उनमें वो स्वाद नहीं रहता। तो अब हमें गोभी के पराठे खाने को नहीं मिलेंगे। हमें गोभी के पराठे खाने के लिए अगले सीजन का या 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। जी, लगता तो ऐसा ही है कि आपको साल भर का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को निराश नहीं होने दूंगी। मैं और भी अच्छी अच्छी सब्जियों के पराठे बनाकर आप लोगों को खिलाऊंगी। बहन जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। जिस तरह आप अपने स्वाद को बरकरार रखने के लिए मेहनत करेंगे, उस तरह हम भी आपसे वफादारी निभाते हुए आपके हाथों से बने कोई भी पराठे खाने के लिए आपके ठेले पर आएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साधना उन लोगों को धन्यवाद करके हर प्रकार के पराठे बनाना शुरू कर देती है। कभी वो आलू के पराठे बनाती तो कभी प्याज के। उसने अपने पराठों को आकार में भी बदल दिया था। कोई पराठा चकोर होता तो कोई गोल। ये सब देखकर उसके ग्राहक बहुत खुशी खुशी उसके पराठे खाने आया करते थे और ऐसे ही 6 महीने और बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे सर्दियों का मौसम आ गया। साधना फिर से गोभी के पराठे बनाकर बेचने लगती है। साधना बड़े ही प्यार से अपने ग्राहकों को गोभी के पराठे बनाकर खिलाया करती है। ग्राहक भी साधना से बहुत खुश रहा करते थे और ऐसे ही साधना ने अपनी गरीबी को मिटा दिया।
झोलापुर नाम के गांव में रमेश अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था। किसी जमाने में रमेश के पिताजी का गांव में अपना छोले भटूरे का ढाबा था। बचपन में रमेश अपने पिताजी के साथ ही छोले भटूरे के ढाबे पर उनकी मदद करवाया करता था। इसी तरह रमेश ने भी अपने पिताजी से अच्छी तरह स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाने सीख लिए। जब उसके पिताजी का देहांत हुआ तो रमेश ने अपने पिताजी के छोले भटूरे के ढाबे को संभाल लिया और कुछ साल खूब कड़ी लगन से मेहनत करके उसने अपने पिताजी के ढाबे को एक बड़े छोले भटूरे के रेस्टोरेंट में बदल दिया। सुनिए जी, मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए, मुझे बाजार जाकर अपने लिए नई साड़ी लेकर आनी है। अरे अगर साड़ी लेकर आनी है तो सिर्फ एक साड़ी क्यों लेकर आ रही हो? जाकर अपने लिए 4-5 साड़ियां तो लेकर ही आओ। ये लो पूरे 20,000 रुपए। बाजार में जो साड़ी सबसे अच्छी हो वही अपने लिए खरीद लेना। ठीक है जी। रमेश अपनी पत्नी सरिता से बहुत प्यार करता था। अगर सरिता उससे एक चीज मांगती तो वो उसके लिए 4 चीजें लेकर आता। रमेश के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो सरिता को हमेशा नए नए गहने, नए नए कपड़े दिलाता था। उनके पड़ोस में ही सरिता की छोटी बहन ममता भी रहती थी। दरअसल उनकी शादी आस पड़ोस में ही हुई थी, बस उनके घर अलग अलग थे। सरिता का पति तो मेहनत करके खूब अमीर बन गया था, लेकिन कुछ समय पहले बिजनेस में हुए घाटे की वजह से ममता के पति का बिजनेस बुरी तरह डूब गया था। इसके बाद वो छोटी सी नौकरी करके अपना घर चला रहा था, लेकिन फिर भी वो ममता को कोई भी चीज की कमी नहीं होने देता था। पर ममता अपनी बहन को देख देखकर हमेशा उससे जलती रहती थी। पता नहीं इसकी किस्मत कितनी तेज है, इतना अमीर पति मिला है इसे। काश इसकी जगह मुझे इतना अमीर पति मिला होता तो आज मैं भी ठाट बाट से रहती। इसी तरह वो हमेशा अपनी किस्मत को कोसती रहती और सरिता से चिढ़ती रहती। एक दिन शाम के समय रमेश अपने रेस्टोरेंट से घर लौट कर आया। सरिता ने उसके लिए खाना परोसा, लेकिन रमेश बहुत ही परेशान लग रहा था। तो सरिता ने उससे पूछा, क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रेस्टोरेंट में किसी के साथ झगड़ा हो गया क्या? नहीं नहीं सरिता, मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ और तुम तो जानती ही हो कि मेरा स्वभाव बिल्कुल भी झगड़ालू नहीं है। दरअसल आज सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, अजीब सी बेचैनी हो रही है। अगर आपको बेचैनी हो रही है तो चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं। आज के समय में बीमारी में लापरवाही करना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। तुम ठीक कहती हो, चलो हम डॉक्टर के पास ही चलते हैं। सरिता रमेश के साथ अस्पताल जाने के लिए घर से निकल ही रही होती है कि तभी रमेश बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। हे भगवान, ये इन्हें क्या हो गया? मैं अभी ममता के पास जाती हूँ, सुरेश भैया ही हमारी मदद करेंगे। सरिता ममता के घर जाती है और उसके पति सुरेश को सारी बात बताती है। तो सुरेश घर आकर रमेश को उठाता है और उनके साथ अस्पताल जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे पति को क्या हो गया है? मुझे कह रहे थे कि मुझे बेचैनी सी हो रही है। हम दोनों जैसे ही अस्पताल आने के लिए निकलने लगे वैसे ही ये बेहोश हो गए। इन्हें क्या हुआ है डॉक्टर साहब? देखिए, आपके पति को हार्ट अटैक आया है। हमने उन्हें पहले भी कहा था कि आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं है, आपको किसी भी समय अटैक आ सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी बात को सीरियसली नहीं लिया। अभी तो हमने जैसे तैसे उन्हें दवाइयां देकर नॉर्मल कर दिया है, लेकिन अब दवाइयां ज्यादा समय तक उनके शरीर पर काम नहीं करेंगी। हमें कुछ भी करके उनका ऑपरेशन करना ही होगा। हे भगवान, अभी तो उनकी उम्र ही क्या है, इस उम्र में दिल का ऑपरेशन? जी हाँ, दिल का ऑपरेशन तो हमें करना ही होगा, और अच्छा यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके आप इनके दिल का ऑपरेशन करवा लें। ऑपरेशन में लगभग 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज ही अस्पताल में पैसे जमा करवा दूंगी। बस आप जल्दी से मेरे पति को ठीक कर दीजिए। रमेश का रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता था, इसलिए उसने अपने पास इतनी सेविंग्स तो करके ही रखी थी। रमेश को ऑपरेशन करवाने के लिए सरिता उन सेविंग्स को अस्पताल में जमा करवा देती है। कुछ दिनों में डॉक्टर रमेश का ऑपरेशन भी कर देते हैं।
देखिए, हमने इनका ऑपरेशन तो कर दिया है, लेकिन अभी हमें इनको लगभग 1 महीने तक अस्पताल में रखना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट के ऑपरेशन में थोड़ा खतरा रहता है। हम चाहते हैं कि हर समय हमारी निगरानी में रहें। ठीक है डॉक्टर साहब, जब तक आपको ठीक लगता है तब तक आप इन्हें अस्पताल में ही रखिए। देखिए, अस्पताल का पर डे का चार्ज 15,000 रुपए है, इसीलिए आपको हर रोज अस्पताल में 15,000 रुपए जमा करवाने होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं वो भी करवा दूंगी। अपनी सेविंग्स के सारे पैसे तो सरिता पहले ही अस्पताल में जमा करवा चुकी थी। जब से रमेश की तबीयत खराब हुई थी, तब से रेस्टोरेंट में भी कोई काम नहीं हो रहा था। अस्पताल में 15,000 रुपए जमा करवाने के लिए अब सरिता के पास पैसे नहीं थे, तो उसमें अस्पताल में पैसे जमा करवाने के लिए अपने गहने बेच दिए। रमेश को अभी अस्पताल से छुट्टी मिलने में 10 दिन बाकी थे। तभी एक दिन उसकी बहन ममता उसके घर आई। सरिता दीदी, इतने दिनों से आपका रेस्टोरेंट बंद पड़ा है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। अभी तो जीजाजी को भी रेस्टोरेंट संभालने में बहुत समय लग जाएगा। ऑपरेशन के बाद कम से कम भी उन्हें 6 महीने तो घर पर ही आराम करना पड़ेगा। आपने अपने सारे पैसे और गहने जो उनके इलाज में ही लगा दिए, अब तो घर का खर्च चलाने के लिए आपको ही रेस्टोरेंट में काम करना पड़ेगा। तुम्हारा कहना तो ठीक है ममता, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं घर रहकर रमेश जी का ध्यान रखूंगी या रेस्टोरेंट जाकर सारा काम संभालूंगी। इस समय मैं बहुत परेशानी में हूँ। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ दीदी, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, तो इस बुरे समय में आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। जब तक जीजाजी ठीक नहीं हो जाते तब तक आप घर पर रहकर उनका ध्यान रखिए। बाकी रेस्टोरेंट का सारा काम मैं खुद संभाल लूंगी। आपको रेस्टोरेंट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। काश तुम जैसी बहन भगवान सबको दे। तुमने ये बात कहकर तो मेरी सारी परेशानी ही हल कर दी। मैं तुम्हें रेस्टोरेंट की चाबी दे देती हूँ। तुम कल से ही रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर देना। हर रोज रेस्टोरेंट में जितनी भी कमाई हो, उसी में से आधी कमाई तुम रख लेना। बाकी घर के खर्चे और उनकी दवाइयों के लिए मुझे दे देना। ठीक है दीदी। रेस्टोरेंट की चाबी हाथ में आते ही ममता फूली नहीं समाती। वो चाबी लेकर अपने घर जाती है। अभी तो मैंने आपसे ये रेस्टोरेंट की चाबी ही हथियाई है। धीरे धीरे देखते जाओ, मैं कैसे कैसे आपसे आपका रेस्टोरेंट ही छीन लूंगी। उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। फिर सारे पैसे की मालकिन मैं ही रहूंगी। अगले दिन ममता रेस्टोरेंट जाती है और रेस्टोरेंट के पेपर्स के बारे में जानकारी निकालना शुरू करती है। वो एक वकील के साथ मिलकर रेस्टोरेंट को अपने नाम पर करवाने के लिए नए पेपर्स बनवाती है और अगले दिन उन्हें लेकर सरिता के घर पहुंच जाती है। दीदी, जीजाजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो तो अंदर वाले कमरे में सो रहे हैं। अभी मैंने उन्हें खाना खिलाकर दवाई दी थी, तो इसलिए उन्हें नींद आ गई। अच्छा, मैं तो इसलिए आई थी क्योंकि रेस्टोरेंट में कोई इंश्योरेंस वाला आया था। जीजाजी ने रेस्टोरेंट आपके नाम पर किया हुआ है, तो इसीलिए इन कागजात पर मुझे आपका अंगूठा चाहिए। अच्छा, लाओ, मैं अंगूठा लगा देती हूँ। सरिता अपनी बहन पर भरोसा करके उन कागजात पर अंगूठा लगा देती है और उन पर अंगूठा लगाते ही ममता बड़ी ही खुश होकर वहां से चली जाती है। काम के चक्कर में सरिता अपने पति को इस बारे में बताना भूल ही जाती है। अगले दिन ममता सरिता के पास उसे कोई पैसे देने नहीं आती, तो सरिता को लगता है कि शायद ममता आज पैसे देने भूल गई होगी। लेकिन जब कई दिन तक भी ममता उसे रेस्टोरेंट की कमाई के पैसे नहीं देती, तो सरिता को कुछ अजीब सा लगता है। वो अपने पति को इस बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन वो उसके घर उससे पैसे लेने जाती है। ममता, क्या तुम इतने दिनों से रेस्टोरेंट नहीं खोल रही हो? मुझे घर पर राशन लेकर आना है। तुमने इतने दिन से मुझे पैसे नहीं दिए। तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं जाकर घर का राशन और इनकी दवाइयाँ खरीद लाऊंगी। कैसे पैसे? कौन से पैसे? और कौन सा रेस्टोरेंट? वो रेस्टोरेंट तुम्हारा नहीं, मेरा है, मेरा। और उस रेस्टोरेंट के पैसों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। क्या? ये सब तुम क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं, ये हकीकत है। उस दिन तुमने ही उन कागजात पर अपना अंगूठा लगाकर रेस्टोरेंट को मेरे नाम करवा दिया।
अच्छा हुआ जो बचपन में तुमने स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं की, वरना आज वो रेस्टोरेंट मेरे नाम पर नहीं हो पाता। चलो अब निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। अपनी बहन की बातें सुनकर तो सरिता को उस पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन अब जो होना था वो तो हो ही चुका था। सरिता इतनी परेशान होने के बावजूद भी अपने पति को इस बारे में कुछ नहीं बता सकती थी। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बहन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। अब तो आप ही मेरी मदद कीजिए। सरिता के इतना कहते ही उसे अपने सामने अपने ससुर जी का पुराना ठेला दिखाई देता है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है, अगर मेरी बहन ने मेरे साथ धोखा किया है तो उसका फल तो उसे एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगा। लेकिन अपना घर चलाने के लिए मुझे अब इस ठेले पर ही कोई छोले भटूरे बेचने होंगे। मैं कल से ही बाजार में छोले भटूरे बेचने जाऊंगी। सरिता कुछ दिन की बचत के पैसों से छोले भटूरे बनाकर तैयार करती है। उसके पति को पता न लगे, इसलिए वो उनके दवाई लेने के बाद, उन्हें सुलाने के बाद छोले भटूरे लेकर बाजार में बेचने जाती है। रमेश ने तो वैसे भी सरिता को बहुत स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाने सिखाए थे, इसलिए दोपहर तक की उसके सारे छोले भटूरे बिक जाते हैं। रमेश के उठ जाने से पहले ही वो घर पर वापस आ जाती है। इसी तरह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहता है। लेकिन लगभग 6-7 महीने बाद जब रमेश की तबीयत ठीक हो जाती है तो वो एक दिन बाजार में टहलने निकल जाता है, तो उसे वहां पर सरिता छोले भटूरे बेचती हुई दिखाई देती है। उस समय तो वो सरिता को कुछ नहीं कहता, लेकिन सरिता के घर आने के बाद वो उससे इस बारे में बात करता है। तब सरिता उसे सारी बात बताती है। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। आपकी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकती थी। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। तुमने अपना पत्नी धर्म बहुत अच्छी तरह से निभाया है सरिता, लेकिन अब हमें अपने साथ हुए धोखे का बदला लेना होगा। मैं आज ही वकील साहब से बात करता हूँ। रमेश वकील से बात करता है, जिसके बाद वकील ममता पर धोखाधड़ी का केस करता है। सरिता कोर्ट में सब कुछ सच सच बताती है कि किस तरह उसके अनपढ़ होने की वजह से उसकी बहन ने उसका फायदा उठाया, जिसके बाद उनके रेस्टोरेंट को कोर्ट वापस उनके नाम पर कर देता है। कोर्ट ममता को धोखाधड़ी के केस में कुछ साल की सजा भी सुनाता है, लेकिन अपनी बहन पर तरस खाकर सरिता कोर्ट को उसकी सजा माफ करने को कहती है। सरिता के कहने पर कोर्ट उसकी सजा को माफ कर देता है, लेकिन अपनी लालच की वजह से ममता हमेशा हमेशा के लिए अपनी बहन के साथ अपने रिश्ते को खराब कर लेती है।